एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत व्याख्यान श्रृंखला में आज हमारा विषय है विधि। पिछले व्याख्यान में हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया देखी और वहां पर विधि का बहुत सीमित अर्थ ग्रहण किया गया संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के संदर्भ में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विधि केवल संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों को ही नहीं कहा जाता है, बल्कि विधि शब्द अपने आप में अत्यंत व्यापक है और वह बहुत सारी चीजों को अपने में समाहित करता है। यदि हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से विधि की अवधारणा को देखें तो विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है, लेकिन जो सर्वमान्य विधि का अर्थ राजनीति विज्ञान के अर्थ में है वो यही है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ऑस्टिन ने विधि शब्द को इसी अर्थ में परिभाषित किया है, जिन्होंने कहा कि विधि संप्रभु का आदेश है। संप्रभु क्या है? तो संप्रभु राज्य का वह अनिवार्य तत्व है जिसके बिना कोई राज्य हो नहीं सकता। मानव शरीर में जो स्थान प्राण का होता है वही राज्य के अंतर्गत संप्रभु का होता है। राजतंत्रात्मक राज्यों के अंतर्गत स्वयं राजा ही संप्रभु होता है, किंतु वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत राज्य में संप्रभुता का निवास होता है और व्यवहार में उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां पर स्पेशली हम भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि को देखेंगे। हमारे संविधान में संविधान के भाग 3 या पार्ट 3 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 13 के क्लाज 3 में विधि शब्द को व्याख्यायित किया गया है। हालांकि औपचारिक रूप से विधि की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन आर्टिकल 13(3) में यह बतलाया गया है कि पार्ट 3 के संदर्भ में विधि शब्द का क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा, विधि शब्द में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो यहां पर जिन जिन चीजों को विधि शब्द के अंतर्गत रखा गया है उनको आप देखिए। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि ऑर्डिनेंस, जिसे हम हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, इसी तरह से ऑर्डर अर्थात आदेश, इसी प्रकार से बाय लॉ अर्थात उपविधि, इसी प्रकार से रूल अर्थात नियम, इसी प्रकार से रेगुलेशन अर्थात विनियम, इसी प्रकार से कस्टम अर्थात प्रथाएं, और इसके साथ साथ यूसेज अर्थात रूढ़ियां। तो स्पेशली भाग 3 आप जानते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में है। तो यहां पर भाग 3 के अनुच्छेद 13 के खंड 3 में यह बतलाया गया है कि वे विधियां जो मूल अधिकारों को किसी भी रूप में सीमित करती होंगी या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती होंगी, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होंगी, वह प्रारंभतः ही
शून्य होंगी, अर्थात अमान्य होंगी, निष्प्रभावी होंगी। तो इसीलिए यहां पर बताने की आवश्यकता थी कि जब हम विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर उसको निष्प्रभावी मानेंगे तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इसी संदर्भ में विधि के अंतर्गत निम्नांकित को बताया गया कि चाहे अध्यादेश हो, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार से आदेश, शासन के आदेश होते हैं, जिसको हम लोग जनरली जीओ बोलचाल की भाषा में कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। ऐसे ही किसी विधि के अंतर्गत उस विधि के बारीकियों को पूरा करने के लिए जो सूक्ष्म प्रावधान होते हैं उनको किया जाता है, उनको बाइला या उपविधि कहते हैं। इसी प्रकार से रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका के द्वारा ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्मित किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ वे प्रथाएं और रूढ़ियां, सभी नहीं, याद रखना है, सभी प्रथाएं और रूढ़ियां विधि नहीं कहलाएंगी। हैविंग द इफेक्ट ऑफ लॉ या फोर्स ऑफ लॉ, वे प्रथाएं और रूढ़ियां जो कि विधि की शक्ति या विधि के प्रभाव से युक्त हों, अर्थात जिनको विधि के रूप में स्वीकार किया जाता हो, जिनको विधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जिन्हें विधि की शक्ति प्राप्त हो, वे प्रथाएं और रूढ़ियां भी विधि के अंतर्गत आएंगी। और इस प्रकार से चाहे कोई अध्यादेश हो या आदेश हो या कोई उपविधि हो या कोई नियम हो या कोई विनियम हो, इसके साथ ही साथ एक और है नोटिफिकेशन, अर्थात अधिसूचना। इनमें से कोई भी भाग 3 के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन करते हैं तो ये शून्य माने जाएंगे। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ये निष्प्रभावी होंगे। तो इसी संदर्भ में हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के खंड 3 में विधि को परिभाषित किया गया है। अधिनियम का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, एक्ट का। यह बहुत उल्लेखनीय बात है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संसद का काम विधि निर्माण है। संसद के द्वारा बनाए गए विधियों को हम अधिनियम या एक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए यह तो अंडरस्टूड ही है कि संसद के द्वारा बनाए गए जो अधिनियम होंगे वह विधि है ही, उसको अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो सर्वमान्य रूप से वह विधि है। लेकिन किसी को यह संदेह न हो कि केवल संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम ही विधि है और कोई चीज विधि नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन अधिनियमों के अतिरिक्त भी ये सारी चीजें जिसके अंतर्गत ये 8 चीजें शामिल हैं, ये भी विधि हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज है। संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 4 में विधि के अंतर्गत क्या नहीं आएगा यह भी बतला दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि संसद अनुच्छेद 368 के अपने संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए यदि कोई संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित करती है तो उसे अनुच्छेद 13 के इस खंड 3 के अंतर्गत विधि शब्द में समाहित नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि यदि संसद के द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई संविधान संशोधन अधिनियम निर्मित किया जाता है
और यदि उसके माध्यम से मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, सीमित होते हैं या समाप्त होते हैं, तो उसे जो है अनुच्छेद 13 का आधार बना करके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधी सी बात इस संबंध में यह है कि सामान्य विधियों जिसके अंतर्गत ये सारी बातें शामिल हैं, ये मूल अधिकारों का किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों पर यह शर्त लागू नहीं होती। यदि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन किया जाता है तो वह मान्य होगा, उसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अमान्य नहीं किया जा सकता। तो यह विषय आज हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको विधि शब्द को बेहतर रूप में भारतीय संदर्भ में समझने में इससे मदद प्राप्त होगी। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं कि विधि में क्या क्या शामिल है। तो आपको एकदम याद रखना है कि संविधान के अंतर्गत विधि में ये 8 चीजें शामिल हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक्ट या अधिनियम शब्द को अनुच्छेद 13 के खंड 3 में शामिल नहीं किया गया है।